सर 1 सेकंड के लिए सर वीडियो ऑफ कर रहे हैं सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो स्थानांतरित होता आया वो हमारी संस्कृति है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि संस्कृति क्या है, एक प्रकार से देखें तो अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति दो प्रकार से उसे विभाजित किया जा सकता है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो सभी चीजें जो हमें दिखती हैं, जिसे हम छू सकते हैं। अभौतिक संस्कृति हमारे विश्वासों में विकसित है, यानी जो हमारे विश्वास है, मूल्य है, पैर छूना, सम्मान करना, गुरुजनों का मान रखना, इत्यादि इत्यादि चीजों में रखा जा सकता है। स्वरूप ने संस्कृति के 3 तत्व बताए, दैट इज विचारात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति एंड देवपरक संस्कृति, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व की स्थिति यानी जिसमें हम ईश्वरी भाव और आत्मा को महत्व देते हैं, यानी एक प्रकार से कहा जाए विचार प्रधान समाज होता है। फिर वो आदर्श की स्थिति में आता है जिसमें विचार और विज्ञान दोनों मिक्स होता है, और फिर इसके बाद एंजेल संस्कृति जिसमें इंद्रिय सुख की ओर बढ़ते हैं, लेकिन संस्कृति वापस अपने क्रम में वापस लौटती है और एंजेल सुख से आदर्श और आदर्श से वो वापस विचारात्मकता की ओर आती है। इस प्रकार से देखा जाए तो संस्कृति का यह क्रम उतार चढ़ाव चलता रहता है। शुरू के बाद हमने आपसे चर्चा की थी सांस्कृतिक निर्धारणवाद की, जिसमें संस्कृति ही सब कुछ निर्धारित करती है। समाज में हो रहे सभी प्रकार के परिवर्तन में संस्कृति ही उत्तरदायी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अवधारणा है जिसमें हम सांस्कृतिक भौतिकवाद शब्द रखते हैं, जिसका मतलब होता है कि भौतिकता ने संस्कृति को निर्धारित किया, यानी इस प्रकार से देखें तो भौतिकतावादी सिद्धांत जिसमें भौतिकता संस्कृति में बदलाव लाती है। जिस प्रकार से आर्थिक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद में हम अर्थव्यवस्था को सब कुछ मानते हैं, उसी प्रकार से इस सिद्धांत के अंतर्गत हम भौतिकता को यानी अर्थव्यवस्था को सांस्कृतिक बदलाव के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक पिछड़न या सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा के विषय में बताया, जिसका प्रयोग ऑबर्न ने किया 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, जिसमें उन्होंने कहा कि भौतिक और भौतिक संस्कृति दो प्रकार की संस्कृति समाज में होती है, जिसमें भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, और इस प्रकार के पिछड़न को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। फिर मैंने आपको सांस्कृतिक बहुलवाद यानी कल्चरल प्लुरलिज्म के विषय में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि संस्कृति बहुलता यानी संस्कृति के कई एक प्रकार की या कई तरीके की संस्कृति जहां एक साथ निवास करती है उसको या उस समाज को हम सांस्कृतिक बहुलवादी समाज या सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। जैसे भारत इसका सबसे प्रमुख एक सुंदर उदाहरण हो सकता है। फिर मैंने आपको सांस्कृतिक सापेक्षिता यानी संस्कृति जो है वो सापेक्ष रूप से ही समझा जा सकता है, यानी कोई संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं की जा सकती, वो उसी की स्थिति यानी उसी समाज के अनुरूप अच्छा या बुरा माना जा सकता है। जैसे अमेरिका में किस करना वहां अभिवादन का तरीका है, और जो किस ना करके व्यक्तियों से मिले एक प्रकार से अपमान करना है, जबकि भारत में इस प्रकार की संस्कृति को बुरा माना जाएगा, अश्लील माना जाएगा। इस प्रकार से हर स्थान पर ये उसी के अनुरूप अच्छा और बुरा समझा जा सकता है। फिर मैंने आपको कुछ अवधारणाएं जैसे सांस्कृतिक रिविटलाइजेशन यानी पुनर्जीवीकरण, कल्चर रिविटलाइजेशन यानी हमारी संस्कृति को फिर से जीवित करना, यानी पूर्व की संस्कृति उसमें वापस लौटना। और इसके बाद मैंने आपको डीकल्चरेशन और डिसकल्चरेशन के विषय में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि डीकल्चरेशन क्या है, जिसमें हमारा एक प्रकार से परमानेंट लॉस हो जाता है, पूर्व की संस्कृति को पूरी तरीके से भुलाकर हम नई संस्कृति में समा जाते हैं। जबकि निसंस्कृतिकरण यानी डिसकल्चरेशन क्या है, टेम्पररी लॉस ऑफ द कल्चर, यानी कुछ समय के लिए हम पूर्व की संस्कृति को भुलाते हैं और फिर उसके बाद हम वापस उस संस्कृति को लौट लेते हैं। जैसे जेल में हम गए और कुछ दिनों के लिए हम अपने डेली रूटीन को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम जब वापस जेल से बाहर आते हैं तो हम डेली रूटीन की यात्रा में फिर से लग जाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको नव संस्कृतिकरण, पाठ संस्कृतिकरण, प्रति संस्कृति इन अवधारणाओं को बताया था, जिसमें नई संस्कृति को अपनाना नव संस्कृतिकरण और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की ओर सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान पाठ संस्कृतिकरण, और प्रति संस्कृति से उसी संस्कृति की कुछ छोटी सब कल्चर मेन स्ट्रीम कल्चर को जब प्रभावित करती है, विरोध करती है, तो उसे हम प्रति संस्कृति कहते हैं। इन सब चीजों को विषय बताया। आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कल्चरल पैटर्न पर चर्चा करूंगा। सांस्कृतिक प्रतिमान
संस्कृति की अवधारणाओं के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसे नेट एग्जामिनेशन में और अन्य छोटे-छोटे परीक्षाओं में ये कह लीजिए कि मैच द फॉलोइंग या कॉन्सेप्चुअल रूप से जरूर पूछा जाता है। तो व्यवहार के समान तरीकों तथा उनके साथ जुड़े हुए विश्वासों को सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। इस अर्थ में प्रत्येक समाज का अपना एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान होता है। विभिन्न समाजों में संस्कृतियों प्रतिमानों में भिन्नता का कारण संसाधनों, जलवायु के साथ-साथ परंपराओं में भिन्नता होता है। विभिन्न समाज प्रमुख और पुनरावर्तक समाज जीवन की समस्याओं का समाधान अलग-अलग रूप से विकसित करते हैं, इसलिए उनकी भिन्न सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं। यानी कई प्रकार के कल्चर पैटर्न देखने को मिलता है। अब गैस्ट्रॉइड मनोविज्ञान तथा मेलिनोव्स्की के सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रेरित होकर रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति के अंतरंग संरचना के विश्लेषण के लिए सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का प्रयोग किया। बेनेडिक्ट के अनुसार संस्कृति का यह एकीकृत स्वरूप एक स्थायी अथवा अर्ध स्थायी जीवन शैली को प्रकट करता है। एक प्रकार से हमारे लाइफ स्टाइल को प्रकट करता है। एक साधारण रूप से उदाहरण ले तो इस्कॉन वाले लोग जनरली एक लंबा टीका लगाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो इस्कॉन से रिलेटेड है। इसी प्रकार से एक हिंदू पुरोहित या ब्राह्मण पीछे चोटी रखता है छोटा सा, जिससे ये पता चलता है कि वो ब्राह्मण बनते हैं। मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति एक गोल टोपी रखता है, अक्सर एक दाढ़ी रखता है, जिससे पता चलता है कि वो उसकी संस्कृति को यानी कि मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से देखें तो ये हमारी लाइफ स्टाइल है, टेम्पररी या परमानेंटली हम इसको जनरली शो करते हैं, जिसकी रचना संस्कृति के अंतर वस्तु अर्थात संस्कृति के लक्षणों और संकुलों के संयोजन से होता है। बेनेडिक्ट ने संस्कृति के लक्षणों और संकुलों द्वारा निर्मित इस विशेष जीवन शैली या जीवन पद्धति को ही सांस्कृतिक प्रतिमान कहा। तो हम हमेशा अपने वेशभूषा, चाल ढाल, रहने के तरीके इस प्रकार से प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि हम किस समुदाय, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो एक प्रकार से देखें तो धर्म का कहा जाए तो प्रस्तुतिकरण करना, अपने समुदाय, अपने जाति को प्रस्तुतिकरण करना इत्यादि इत्यादि में हम सांस्कृतिक प्रतिमान को रोजमर्रा के जीवन में बहुतायत रूप से प्रयोग करते चलते हैं। यही हम इसी कॉन्सेप्ट को सांस्कृतिक प्रतिमान का नाम देते हैं। से पूर्व मैंने आपसे कल्चर से कई एक कॉन्सेप्ट जैसे कल्चरल पैटर्न क्या होते हैं, डिसकल्चरेशन, डीकल्चरेशन, कल्चर क्या है और कहा जाए तो कल्चरल रिविटलाइजेशन, कल्चर रिचुअलाइजेशन, इन सब पे चर्चा किया। आप इससे पूर्व की वीडियोस में इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कल्चरल शॉक क्या है, सांस्कृतिक प्रघात क्या है। देखिए प्रघात शब्द से ही समझ में आता है जब किसी चीज को अचानक एहसास किया जाना या अचानक किसी चीज में बदलाव हो जाना, तो एक झटका लगता है, किसी प्रकार से कोई चेंजेस आए। अब संस्कृति और प्रघात साधारण रूप से ही समझ में आ जाता है। संस्कृति में अगर अचानक कोई बदलाव आए तो हम इसे सांस्कृतिक प्रघात कह सकते हैं। इस अवधारणा की रचना सन 1960 के दशक में एक ऐसे व्यवसायिक बीमारी को इंगित करने के लिए की गई जो अपनी संस्कृति से एकदम भिन्न संस्कृति में यकायक यानी अचानक घुलने मिलने वाले व्यक्तियों से होती है। यानी अचानक कोई व्यक्ति किसी नई संस्कृति में जाता है तो उसे उस संस्कृति के तत्व यानी सांस्कृतिक स्वरूप अचानक काफी प्रभावित करते हैं और वो इन नई संस्कृतियों को देखता है जो उसने कभी एहसास नहीं किया या जिस पर उसने कभी विचार नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रामीण व्यक्ति अचानक मुंबई पहुंच जाए। अब जाहिर सी बात है उसने अपने गांव में झोपड़ियां देखा और सिंपल मैदान देखा, साधारण लोगों को देखा, लेकिन अगर मुंबई और महानगरी में पहुंचे तो बड़ी लंबी लंबी अट्टालिकाएं यानी बिल्डिंग्स को देखेगा, वहां पर हवाई जहाज, वहां के रहन सहन, वहां के कल्चर, वहां के लोगों का बोलना बातचीत करना, वो उसको काफी अचानक हुआ बदलाव दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति जो नवीन संस्कृति में आंशिक अथवा पूर्णता घुल मिल जाते हैं उन्हें प्रतिगमित वापसी की स्थिति में सांस्कृतिक प्रघात हो सकता है। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है, यानी मान लीजिए कि अब उसने नई संस्कृति को ज्वाइन कर लिया, उस संस्कृति में रच गया, लेकिन अगर वो वापस अपनी संस्कृति में आता है
तो उसे अपनी पुनः संस्कृति में वापस आने पर भी उसमें ऐसा एहसास हो सकता है कि ये पिछड़ा है और वो अगली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः यह अवधारणा नकारात्मक प्रभावों, प्रतिक्रियाओं यानी भौतिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिकता के संकेत देती है, किंतु कुछ एक लेखकों ने इसके सकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा की, जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है। तो हम जनरली इसको नकारात्मकता में ही देखते हैं कि आप नई संस्कृति में गए और पुरानी संस्कृति आपको अच्छी नहीं लग रही है, अब नई संस्कृति को काफी ज्यादा एडमायर करने लगे। एक व्यक्ति का अमेरिका में जाना और वहां की संस्कृति के साथ रच-पच जाना और उस संस्कृति को अपना लेना, और जब वह वापस अपनी संस्कृति में आता है तो उसको अपनी संस्कृति कम अच्छी लगना, ये सांस्कृतिक प्रघात हो सकता है। नई संस्कृति में जाना और अपनी संस्कृति से बेहतर महसूस करना, ये भी सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है। यानी जाना और या वापस आना, दोनों ही स्थिति में हम प्रघात को देख सकते हैं। इसे कहते हैं कल्चरल शॉक। तो हो गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई डाउट बताइए? क्लियर है? रिचा क्लियर? शिवानी मेरी आवाज आ रही है?